हमारे साथ में मौजूद हैं एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय शिशुपाल सिंह गंगवार। सर कैसे हैं? बढ़िया है सर, एक जानकारी आपसे लेनी है। बैनामा रजिस्ट्री जब होती है तब 2% एक्स्ट्रा नगर पालिका के लिए स्टाम्प शुल्क दिया जाता है जी। तो ये क्या शुल्क है और इससे क्या लोगों को फायदा है? एक्चुअली शासन की मंशा ये है कि जो दो नगर पालिका क्षेत्र या जो टाउन एरिया जिस रजिस्ट्री ऑफिस के क्षेत्र में आती हैं, उस टाउन एरिया क्षेत्र के जो बैनामे होते हैं उनपे 2% एक्स्ट्रा स्टाम्प शुल्क हम लोग देते हैं, उस क्षेत्र के बैनामा कराने वाले लोग। शासन का मंशा ये होता है उसके लिए कि वो 2% है वो उस नगरपालिका, संबंधित नगरपालिका या संबंधित टाउन एरिया को विकास के रूप में कार्य करने के लिए वो पैसा उसको हस्तांतरित किया जाता है। व्यवस्था ये है। जी बिल्कुल, मैंने जो जानकारी जुटाई है इंटरनेट से तो उसमें यह पता लगा है कि 2% के बदले में नगर पालिका वहां पे नालियां हैं, रोड है, प्रकाश व्यवस्थाएं हैं, ये सारी जो जनहित की व्यवस्थाएं हैं वो सारी करा के देती है। जी जी, इसलिए 2% लिया जाता है। सर विकास में यही चीज आती है। विकास में किसी का व्यक्तिगत विकास से मतलब नहीं है। जो पूरे नगर पालिका क्षेत्र में जो वासी हैं या टाउन एरिया क्षेत्र में जो वासी हैं उनके विकास के लिए, जैसे प्रकाश व्यवस्था है, नाली, कहीं पानी निकास नहीं तो नाली की व्यवस्था है, सड़क की मरम्मत वगैरह, ये सब व्यवस्थाएं जो हैं जो जिनसे सार्वजनिक लाभ होता है अर्थात पूरी पब्लिक को लाभ होता है, वो सार्वजनिक विकास की बातें कहलाती हैं, उनके काम पे खर्च होता है। लेकिन वकील साहब, जमीनी तौर पे जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है इससे। आप देख रहे होंगे जगह जगह प्लाटिंग हो रही है, जो एग्रीकल्चर जो जमीन है वहां प्लाटिंग हो रही है और 2% अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है हर बैनामा रजिस्ट्री पर। जी, लेकिन जो नियम है वो नियमों को ताक में रख दिया गया है। रोड नाली की कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही कोई प्रकाश व्यवस्था है वहां पर। तो ऐसे में कुछ कानून कहता है? नहीं, कानून बिल्कुल कहता है कि अगर हम नगर पालिका क्षेत्र में हैं और नगर पालिका हमसे टैक्स ले रही है तो विकास, जो सार्वजनिक विकास है वो कराना नगर पालिका की जिम्मेवारी है। अब चूंकि कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिन पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, चल रही हैं, कैसे हो रही हैं आप भी जानते हैं, वो टिप्पणी लायक बातें नहीं है। इसके अलावा वकील साहब, जैसे कॉलोनी जो भी कटती है उसका प्रोसेस क्या है लीगल तौर पे? क्या उसका नक्शा पास कराना होता है, कैसे क्या? हाँ, वैसे तो देखिए कॉलोनी जो कटती है उनका नक्शा पास होना चाहिए और एक व्यवस्थित, क्योंकि पहले के जो कस्बा बसा हुआ था वो कैसा बसा हुआ है अलग बात है, रास्ते सकरे हैं, गलियां पतली हैं, अलग बात है। लेकिन जब से ये कॉलोनियों की व्यवस्था हुई है तब से एक मानक सरकार ने तय किया है कि आप कॉलोनी काटेंगे तो उसमें कितने फीट का रास्ता देंगे कम से कम, और किस तरह की मतलब उसकी व्यवस्थाएं होंगी, पार्क भी होगा और इस तरह की सब व्यवस्थाएं होंगी। लेकिन जो लोग काट रहे हैं वो नियमों को ताक पे रख के काट रहे हैं और जो सरकार के मानक है उनका पालन नहीं कर रहे हैं, जो गलत है, जो गलत होना चाहिए। ऐसे में कुछ हो सकता है, क्या कार्रवाई हो सकती है कानून? हाँ, अगर चूंकि होता क्या है, जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं, जो नवाबगंज में मैंने देखा है व्यवहारिक रूप से, वो उन्होंने एक 10 बीघे 20 बीघे का प्लाट ले लिया और सीधे उससे बैनामा, जो उसका लैंड होल्डर है उससे बैनामा कराते रहते हैं, कमीशन अपना लेते रहते हैं। इसमें सर जैसे एग्रीकल्चर की जमीन है, कृषि की जमीन है, आबादी में उसे कन्वर्ट नहीं कराया है, ऐसे में जो लोग प्लाट वहां पे खरीदते हैं तो उनके आगे कोई समस्या आ सकती है? हाँ बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि कानूनी रूप से उसे धारा 80 करा लेना चाहिए, जिससे वो नॉन एग्रीकल्चर हो जाएगी और नॉन एग्रीकल्चर होगी तभी नगर पालिका वगैरह भी वहां विकास कराने के लिए बाध्य होगी। अगर हम खेती के बैनामे कराते हैं और वो खेती की लैंड मानी जाती है तो खेती की लैंड में या खेती की एरिया में नगर पालिका या टाउन एरिया कोई विकास नहीं कराएगा। जैसे कि ये देखा जाता है कि अवैध कॉलोनी या फिर बुलडोजर चलता है। हाँ, मैं वही कहने जा रहा था, मैं वही कह रहा था कि ये जो इस तरह से कॉलोनियां काटते हैं, सीधे काश्तकार से जो लैंड होल्डर होता है उससे बैनामा करा देते हैं, वो गलत है और कहीं ना कहीं हम सरकार को दोहरा नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक तो जो व्यवस्था ये है कि धारा 80 कराई जाए, उस पर कुछ शुल्क लगता है, हम वो भी चोरी कर रहे हैं जो गलत है। दूसरे, कहीं ना कहीं नगरपालिका को हम विकास शुल्क तो दे रहे हैं, लेकिन नगरपालिका विकास इसलिए नहीं करा पाती है कि वो धारा 80 नहीं है या वो आवासीय नहीं है, ये गलत है। और कई बार ऐसा बहुत सारे मामले, अब तो ये व्यवस्था सरकार ने कर दी है कि हर बैनामे पे जो एग्रीकल्चरल नहीं है, रेजिडेंशियल है, उन पे क्रेता विक्रेता की जाति खोली जाएगी। ये इसलिए किया है कि नवाबगंज में बहुत सारे सैकड़ों बैनामे ऐसे हुए हैं जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों की थी भूमि, उन्होंने सामान्य जाति या बैकवर्ड जाति को बेच दी, जो एक तरह से हमने जिलाधिकारी की पावर का एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये बेचने की परमिशन देना जिलाधिकारी का काम है, जिलाधिकारी देते हैं और हमने बिना परमिशन के लिए तो या तो हमने सरकार को धोखा दिया या जिलाधिकारी की पावरों को स्वयं एक्सरसाइज कर लिया, जो कानूनन गलत है। कानूनन गलत है, बिल्कुल गलत है। और वो जमीन अगर उस पर सरकार कार्रवाई करे तो सब वो ऐसी जितनी भी जमीनें हैं वो सब राज्य सरकार में निहित हो जाएंगी और ऐसे 1-2 मामले में मैंने पैरवी भी की और वो राज्य सरकार में निहित हुई है।
कहाँ पे कुछ एग्जाम्पल बताएं। एक ज्योरा की हुई, हालांकि मैं उसमें अपोजिट में था, लेकिन ज्योरा मकरंदपुर की राज्य सरकार में निहित हुई रोड किराए की जमीन नहीं, जैसे सर किसी का खेत किसी ऐसी कैटेगरी के किसी व्यक्ति के नाम कोई खेत है 5 बीघा या 10 बीघा, उसमें अगर प्लाटिंग होती है और कोई जनरल या ओबीसी कास्ट का व्यक्ति वो प्लाट खरीदता है जी, तब कानून कुछ कहता है इसमें? हाँ बिल्कुल कहता है जी, क्या कानून ये कहता है कि अगर हम बरगज में ले रहे हैं तो पहले वो आवासीय घोषित हो, यानी आकर्षक घोषित हो, तब हम उसमें गजों में बैनामा करा सकते हैं। कई हमारे जो जानकार लोग हैं वो गजों में बैनामा ये समझ के करा लेते हैं कि गजों में कराने से हमें परमिशन बच गई, लेना डीएम साहब से जो परमिशन लेनी चाहिए बच गई, लेकिन ऐसा नहीं है, वो गलत है, वो भी हमें राइट नहीं है। ये रोकने की जिम्मेदारी किस पे जाती है, नगर पालिका पे या तहसील प्रशासन? नहीं, ये प्रशासन पे जाती है, क्योंकि नगर पालिका उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। इस तरह के मामलों को अगर प्रशासन से, मेरा मतलब तहसीलदार महोदय और एसडीओ महोदय अपने लेखपालों के माध्यम से इनकी खोज करा के 10-5 पे कार्रवाई कर दें तो आगे ये स्वयं रुक जाएंगे। नहीं, नगर पालिका यहाँ तो गलत कर रही है, जैसे महिला के लिए 4% स्टाम्प शुल्क लगता है, पुरुष के लिए 5 लगता है, लेकिन ये 2% जाता है। इसके एवज में जो विकास कार्य होने चाहिए वो नहीं हो पाते हैं। जो नियम है उन नियमों को ताक में रख दिया जाता है। स्टाम्प शुल्क तो लिया जा रहा है लोगों से, बैनामा हो रहे हैं उसमें शुल्क लिया जा रहा है 2%, लेकिन उन्हें मिल कुछ नहीं रहा है। हाँ, मैंने पहले भी ये बात कही थी, क्योंकि वो स्टाम्प शुल्क मिलता है, उसके साथ शासन से और भी उन्हें पैसा मिलता है। स्टाम्प शुल्क के साथ ऐसा नहीं केवल उसी से विकास होता है, और भी पैसा मिलता है। अब उसका विकास किस तरह से होता है इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कैसा क्या होता है। इसके अलावा एक सवाल और है मेरा, शायद आप जवाब ना दें उसका। इसके अलावा मैंने ये सर देखा है कि जब बैनामा कराया जाता है, चाहे मैं या कोई भी इंसान जब बैनामा कराता है तो सामने ये आती है बात कि 1% रजिस्ट्री कार्यालय में देना है। तो ये 1% सर क्या है, थोड़ा सा ये बता दें। देखिए, अगर इस तरह का कहीं कुछ है तो सीधी भाषा में मेरी जो सोच है कि वो रिश्वत ही कहलाएगी। ये चल रहा है को नहीं, मैं तो ये नहीं कह सकता खूब चल रहा है, चल रहा होगा। आपकी तहसील के क्या हाल है? हमारी तहसील में हमारी जानकारी में ऐसे कोई शिकायत नहीं आई है कि हमसे किसी ने शिकायत की हो कि सब रजिस्ट्रार पैसे मांग रहे हैं या बिना उसके नहीं रजिस्ट्री कर रहे हैं। अगर संज्ञान में आएगी तो हम उसके विरुद्ध आवाज भी उठाएंगे। सर इसमें ना जो रजिस्ट्री करते हैं वही लोग कहते हैं कि भाई 1% अंदर देना है, तो ये बहुत चर्चाओं में रहता है, लेकिन लोग बोल नहीं पाते। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमसे मतलब जो हमारे पेशे के लोग हैं कहीं ना कहीं काश्तकार को गुमराह करते हैं, जो गलत है, गलत। इसके अलावा सर 8 महीने हो चुके हैं आपको अधिवक्ताओं के अध्यक्ष बने हुए जी, आपने हित में क्या सोचा है उनके? देखिए सचिन भाई, हित में 2 बातें हैं। एक तो जैसे हमारे अधिवक्ताओं पे कोई वहां बैठते हुए तहसील में कार्य करते हुए कोई परेशानियां आती हैं, हम उनको दूर करें जी, एक तो हमारा ये भी कर्तव्य है। दूसरा, विकास की बात, विकास से मतलब मेरा नहीं कि मैं किसी व्यक्ति को बहुत कोई मतलब संपत्ति दे दूंगा, इससे नहीं है। विकास से मतलब जो हमारे बैठने की जगह है, हमारे काम करने की जो मतलब जगह है, वहां पे काम करने के तरीकों हम और कैसे करके और बेहतर बनाएं, इसके लिए। लेकिन सर इसमें 8 महीने के समय में सबसे बड़ी जो समस्या है अधिवक्ताओं के आगे वो शौचालय की है। आप समझ रहे होंगे ना, शौचालय बिल्कुल सही बात है, मैं इससे सहमत हूं, बहुत परेशान। और मेरे सामने ये कई बात मेरे साथियों ने बात उठाई, लेकिन चूंकि सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने जो आ रही है वो ये है कि जगह की उपलब्धता नहीं है। हम चूंकि हमारी तहसील में कोई अपनी जगह नहीं है, हम जो बैठे हैं यहाँ वो भी तहसील की कह लें या प्रशासन की जगह है, और उसी में हम बैठे हैं। तो अगर कहीं कोई उचित जगह हमें मिलती है तो निश्चित रूप से इस पर प्रयास करते हैं। क्योंकि सर आपके बड़े बड़े जो हाल बने हैं उसके ऊपर भी बनवा सकते हैं आप, क्योंकि अधिवक्ताओं के मुंह से ये निकलता है कि बड़ा दिक्कत होती है उनके लिए जी। हम इस बात की तरफ जाते हैं, इस बात से बिल्कुल सहमत हैं, दिक्कत होती है हमारी, और जो हमारी बहनें अधिवक्ता हैं उनको विशेष दिक्कत होती है। वास्तव में हम उनकी पीड़ा समझते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास जगह की उपलब्धता नहीं है, हम लोगों कई साथियों ने से हमने ये कह रखा है कि जहां उचित जगह हो, जहां कोई विरोध ना हो, भाई ऐसी जगह पर हम नहीं करा सकते जहां कोई विरोध करे, ऐसे, क्योंकि हमारी अपनी जगह नहीं है, इसलिए। और जहां विरोध ना हो वहां हम उसको तैयार हैं। हालांकि हमने सब रजिस्ट्रार ऑफिस में ये कह रखा है कि हमारी बहनें जो हैं महिला अधिवक्ता, अगर वो आए तो उनको चाबी वहां उपलब्ध रहती है, और एक शौचालय वहां साफ सुथरा भी है, बहुत गंदा नहीं है। रजिस्ट्री कार्यालय ने भविष्य में अगर मना कर दिया, क्योंकि उनका कार्यालय अलग है, उनके कर्मचारी अलग हैं, अधिवक्ताओं का नहीं है ना, सबसे मेन चीज ये अधिवक्ताओं के लिए स्पेशल होना चाहिए। ये यहाँ पे बिल्कुल सही बात है, और मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। लेकिन मैंने एक बात कही ना, हमारे पास जगह की उपलब्धता नहीं है। अगर हमारे पास जगह उपलब्ध हो जाए तो हम अच्छी बनवा दें। इसके अलावा कोई स्टैंड नहीं है। आपने देखा होगा जहाँ पे अधिवक्ता बैठते हैं उनके हाल के बाहर काफी मोटरसाइकिलें खड़ी होती थी, लेकिन अब पुलिस ने वो हटवानी शुरू कर दी है। चालान करते हैं, थाने में ले जाते हैं, और जो बातकार होते हैं वो बहुत परेशान होते हैं। एक्चुअली जो थाने का रास्ता है
उधर ही हमारे गेट भी है, वहां खड़ी करते हैं। उससे तो खैर मैं भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि कभी पुलिस की बात है, कभी उन्हें आना आवश्यक कार्य से अचानक जाना पड़ता है, तो उनकी गाड़ियां निकलने में दिक्कत होती सर है। कहाँ खड़ी उसके लिए तहसील में पीछे की तरफ जगह है, जो पहले जिधर खजाना हुआ करता था उधर हम लोग खड़ी कर सकते हैं। लेकिन है क्या, हम अपनी सुविधा के लिए बिल्कुल अपनी सीट के सामने गाड़ी खड़ी करना चाहते हैं, तो वहां तो स्टैंड बन पाना संभव नहीं है। उसके लिए तहसील की तरफ पीछे एक लवेड़ा का पेड़ खड़ा हुआ है, उधर काफी जगह है, अगर हम उधर खड़ी करने लगे तो कोई दिक्कत उसके लिए सर आपको कहना पड़ेगा, आप अध्यक्ष हैं, आपकी बात का प्रभाव है। नहीं। हम अपने साथियों को अगर कोई ऐसी बात आती है हमारे साथ, हम तुरंत कहते हैं कि उधर खड़ी करो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं। उधर काफी जगह पड़ी है और वो जगह तहसील प्रशासन की यूज में भी नहीं आती है, अगर हम उधर गाड़ी खड़ी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा आप वकीलों में तो लोकप्रिय हैं, आपको बहुत सम्मान है आपका इस नवाबगंज में। आपकी दरियादिली है, आप सब लोगों की मेहरबानी है। लेकिन सर अधिवक्ताओं के अलावा जो आम नागरिक हैं उसमें भी आपका बहुत सम्मान है, बड़ा लोकप्रिय है आप। तो क्या वकीलों तक सीमित रह जाएंगे आप, वहीं के अध्यक्ष रहेंगे, उन्हीं के हित में आप सोचेंगे, और जो लोग हैं आपके समर्थक हैं जो आपको पसंद करते हैं उनके लिए क्या सोच रहे हैं? उनके लिए राजनीति में नहीं आएंगे आप? नहीं, अब क्योंकि मेरी उम्र 65 हो चुकी है और अब राजनीति में आने का मेरा अलग से कोई विचार नहीं है। साथियों ने बहुत सम्मान दिया और हमारे जो वकालत के अलावा अन्य राजनीतिक साथी हैं बड़ा सम्मान करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। तो बाकी हम उनके सहयोगी के रूप में उनके लिए काम करते हैं और करते रहेंगे, जब तक जीवित रहेंगे काम करते रहेंगे। सर मेरा सीधा सा सवाल है, जो लोगों से मैं सुनता हूं, जो लोग चाहते हैं, लोग ये चाहते हैं शिषपाल सिंह गंगवार नवाबगंज नगर पालिका चेयरमैन बने, नगर पालिका अध्यक्ष की सीट पे। देहाती आदमी हूँ, देहात से आया हूँ और वही मेरा वोट है। नगर पालिका में मेरा वोट भी नहीं है और अब बनेगा भी नहीं, बनवाना भी ठीक नहीं है, और बिना वोट के हम नगर पालिका का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो वोट तो बनवा सकते हैं आप, बहुत बड़ा एरिया है नवाबगंज, और नवाबगंज में आप वकालत कर रहे हैं। ये बात तो सही है कि मैं काफी सालों से नवाबगंज में रह रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी इस तरफ सोचा नहीं। अगर तो लोग चाह रहे हैं तो सोच लें आप, क्योंकि आपको लोग पसंद करते हैं। बहुत ही भविष्य की बात है, अगर कुछ ऐसा होगा तो हम आपके चैनल के माध्यम से बताएंगे। ऐसा हो सकता है कुछ? देखिए भविष्य में क्या हो सकता है, भविष्य के बारे में कोई नहीं कह सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है वकील साहब घोषणा कर दें कि मैं नगर पालिका चेयरमैन का चुनाव लड़ूंगा, ये भी हो सकता है। मैंने ये बात कही आपसे कि भविष्य के बारे में कोई मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। भविष्य में क्या हो सकता है, ये भविष्य वक्ता तो मैं नहीं हूँ, इसलिए कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी श्रोताओं को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि लोग मुझे पसंद करते हैं, जिसके लिए उन्हें धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूंगा।